भादों का महीना शुरू होते ही कुमाऊं की सोर घाटी में सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा जीवित हो उठती है जो केवल त्योहार नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और लोक संस्कृति की धड़कन बन चुकी है। ढोल दमों और नगाड़ों की गूंज के बीच अचानक मैदान में विशाल मुखौटे दिखाई देने लगते हैं। कोई बैल बनकर खेत जोतता है तो कोई हिरण बनकर जंगल की दुनिया दिखाता है और कोई किसान बनकर धान की रोपाई करता है। और तभी पूरे मैदान में प्रवेश करता है एक अनोखा पात्र जिसको देखते ही बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक श्रद्धा से अपने सर झुका लेते हैं। उसकी विशाल आकृति और अनोखा नृत्य एक ऐसा आभास कराता है मानो सदियों पुरानी कोई दिव्य शक्ति धरती पर उतर आई हो। अब कौन सा है ये अनोखा पात्र? क्यों लोग इस उत्सव में मुखौटे को पहनते हैं? क्या ये केवल मनोरंजन का साधन है या इसके पीछे कोई गहरा इतिहास छुपा है? इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कौन से हैं वो अनोखे पात्र जिसकी एक झलक पाने के लिए आज भी हजारों लोग इस उत्सव में आते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको उत्तराखंड की सबसे अनोखे लोक पर्व हिल यात्रा की पूरी कहानी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान केवल 4 धाम मंदिरों और देवी देवताओं तक सीमित नहीं है। यहाँ के गांव में आज भी अनेक ऐसी परंपराएं जीवित हैं जो वर्षों से बिना किसी किताब के बस लोगों के सहारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही हो। ऐसी एक अद्भुत परंपरा है हिल यात्रा। हिल यात्रा मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की सोर घाटी में मनाई जाने वाली एक प्राचीन लोक पर्व में से एक है। इसका सबसे प्रसिद्ध आयोजन कुमोड़ गांव में होता है, लेकिन आज ये अस्कोट, देवलथल, थल और आसपास के अनेक गांवों में उत्साह के साथ मनाई जाती है। लेकिन यदि हम हिल यात्रा को केवल एक त्योहार कहें तो शायद ये उसके साथ न्याय नहीं होगा। दरअसल ये पर्व कृषि, पर्यावरण, लोक विश्वास और सामुदायिक जीवन का एक संगम है। भाद्रपद के महीने में जब धान की रोपाई पूरी हो जाती है, खेत हरियाली से लहलहा उठते हैं और किसान अच्छी फसल की उम्मीद में प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, तभी हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर हिल यात्रा की शुरुआत इस क्षेत्र में हुई कैसे? तो इसका उत्तर छुपा है सोर घाटी के इतिहास में। आज का पिथौरागढ़ केवल एक सीमांत जिला नहीं था। प्राचीन काल में ये भारत, नेपाल और तिब्बत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, जिसके जरिए नमक, ऊन, जड़ी बूटी और कई प्रकार के अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। समय समय पर अनेक राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया, जिसके कारण यहाँ की संस्कृति पर कुमाऊं के साथ साथ नेपाल का भी गहरा प्रभाव दिखता है। यही कारण है कि हिल यात्रा की परंपरा में भी कुमाऊं और नेपाल दोनों की साझा सांस्कृतिक विरासत की झलक साफ दिखाई देती है। अब जरा इसके नाम पर ध्यान दीजिए, हिल यात्रा। स्थानीय कुमाऊनी परंपरा में हिल का अर्थ कीचड़ या फिर गीली मिट्टी को माना जाता है, जबकि यात्रा का अर्थ होता है यात्रा या फिर उत्सव, यानी कि कीचड़ का उत्सव। पहली बार सुनने में ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम पहाड़ की खेती और यहाँ के किसानों के जीवन को समझते हैं तब इसका वास्तविक अर्थ आपको स्पष्ट हो जाता है। बरसात के मौसम में किसान कई दिन तक कीचड़ भरे खेतों में खड़े होकर धान की रोपाई करता है। इसलिए जब धान की रोपाई पूरी हो जाती है तब किसान अपनी मेहनत, धरती माता और प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए हिल यात्रा का आयोजन करते हैं। ये केवल एक लोक पर्व नहीं है, बल्कि किसानों के जीवन के बीच गहरे संबंध का भी ये उत्सव है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हिल यात्रा वास्तव में नेपाल से आई थी? तो इस प्रश्न का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक उत्तर आज भी उपलब्ध नहीं है, जो पूरी तरह ये स्पष्ट कर दे कि इस परंपरा की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। लेकिन स्थानीय मान्यताओं और मौखिक परंपराओं में इसकी उत्पत्ति को लेकर 2 कथाएं काफी प्रचलित हैं, जिन्हें आज भी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते हैं। और इन्हीं कथाओं से शुरू होती है हिल यात्रा की सबसे रोचक कहानी। पहली कथा 4 वीर महर भाइयों से जुड़ती है। कहा जाता है कई सदियों पहले इस क्षेत्र में एक आदमखोर बाघ का आतंक फैला हुआ था। उसके डर से लोग अपने खेत में जाने से भी घबराते थे। खेती बाड़ी लगभग ठप हो चुकी थी। पूरे क्षेत्र में डर का माहौल था। तभी इन 4 भाइयों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस आदमखोर बाघ का सामना किया और लंबे संघर्षपूर्ण कोशिशों के बाद उन्होंने उसका शिकार कर लिया और पूरे क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। इसके बाद उनकी अद्भुत वीरता की प्रशंसा होने लगी और स्थानीय शासन ने उन्हें भूमि, सम्मान और कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए। लोक मान्यताओं में इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में एक उत्सव मनाया गया, जिसको आगे चलकर नाम दिया गया हिल यात्रा। वहीं दूसरी मान्यता नेपाल से जोड़ी जाती है।
कहा जाता है कि नेपाल के डोटी में कृषि और मुखौटा नृत्य पहले से ही विशेष रूप से आयोजित किए जाते थे। समय के साथ चंद राजाओं के माध्यम से ये परंपरा कुमाऊं तक पहुंची। कुछ लोक कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि नेपाल के राजा ने विशेष रूप से ये मुखौटे और हल भेंट किए थे, जिसके बाद हिल यात्रा की परंपरा का ये एक हिस्सा बन गए। हालांकि इन कथाओं को स्पष्ट करने वाला कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि हिल यात्रा में कुमाऊं और नेपाल की साझा संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। लेकिन हिल यात्रा की पहचान केवल इसकी कहानियों तक सीमित नहीं है। इस पर्व की सबसे बड़ी पहचान और इसका आकर्षण है इसके मुखौटे। लेकिन क्या ये केवल इस उत्सव का हिस्सा है या फिर इसके पीछे भी कोई गहरा धार्मिक अर्थ छुपा है? तो अब इसको समझते हैं। अगर आपने कभी हिल यात्रा देखी हो तो सबसे पहले आपकी नज़र उन विशाल रंग बिरंगी मुखौटों पर जरूर गई होगी। कई अन्य पात्रों के ये मुखौटे देखने में जितने आकर्षित लगते हैं, इसके पीछे उतना ही गहरा अर्थ छुपा है। दरअसल हिल यात्रा में मुखौटे केवल चेहरा ढकने के लिए नहीं पहने जाते, बल्कि ये उस पात्र की शक्ति, पहचान और लोक आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। जब कोई कलाकार किसी विशेष मुखौटे को धारण करता है तो वो केवल अभिनय नहीं कर रहा होता, बल्कि उस लोक पर्व या फिर देव शक्ति का प्रतिनिधित्व भी कर रहा होता है। यही कारण है कि हिल यात्रा में इन मुखौटे को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ रखा जाता है। वास्तव में हिल यात्रा केवल एक लोक पर्व नहीं है, क्योंकि पहाड़ के पुराने समाज में मनोरंजन के अधिक साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लोग खेती, जंगल, पशुपालन और अपने दैनिक जीवन से जुड़ी कहानियों को नृत्य, संगीत और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। हिल यात्रा के पारंपरिक मुखौटे लकड़ी, कागज, कपड़े और प्राकृतिक रंगों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। पहले इन्हें पूरी तरह स्थानीय संसाधनों से बनाया जाता था। आज भी कई ऐसे मुखौटे हैं जो पीढ़ियों पुराने हैं। हर वर्ष इनकी मरम्मत की जाती है और फिर बड़े सम्मान के साथ इनका उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि ये मुखौटे केवल कलाकृतियां नहीं, बल्कि पूरे गांव की सांस्कृतिक धरोहर और उनके पूर्वजों की विरासत मानी जाती है। लेकिन इन सभी मुखौटों के बीच एक पात्र ऐसा है जो सबसे अलग दिखाई देता है, जिसका इंतजार पूरा गाँव करता है, और वो पात्र है लखिया भूत। लेकिन आखिर ये लखिया भूत है कौन और आज भी क्यों लोग इसके दर्शन को इतना शुभ मानते हैं? जैसे ही ढोल, दमों और नगाड़े की गूंज के बीच लखिया भूत का विशाल मुखौटा मैदान में उतरता है तो उस समय पूरा वातावरण बदल जाता है। हजारों निगाहें उसी की ओर टिक जाती हैं। लोग श्रद्धा से उसके दर्शन करते हैं। उसका नृत्य हिल यात्रा का सबसे रोमांचक क्षण माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने सारे पात्रों के बीच सबसे अधिक सम्मान लखिया भूत को ही क्यों दिया जाता है? स्थानीय परंपराओं के अनुसार लखिया भूत को भगवान शिव के प्रमुख गढ़ वीरभद्र का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और माता सती ने यज्ञ कुंड में आत्मबलि दी थी, तभी भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जटाओं से एक प्रचंड योद्धा की उत्पत्ति की थी। यही थे वीरभद्र, जिन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त किया था। हिल यात्रा की लोक परंपरा में लखिया भूत को उन्हीं वीरभद्र की लोक अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि इस विषय में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी स्थानीय लोक विश्वास में लखिया भूत को शिव के गढ़ों का प्रतीक माना जाता है। लखिया शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी अनेक मत प्रचलित हैं। लखिया भूत का स्थान भी इस हिल यात्रा में सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि ये केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि पूरे उत्सव की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। मान्यताओं के अनुसार लखिया भूत बुरी शक्तियों, प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही अच्छी फसल, सुख समृद्धि और आशीर्वाद भी देते हैं। लखिया भूत की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति भी कोई सामान्य कलाकार नहीं माना जाता। परंपराओं के अनुसार उस उत्सव से पहले वो उपवास रखता है, स्नान करता है और स्वयं को शुद्ध करता है, और विशेष पूजा अर्चना के बाद ही वो मुखौटे को धारण करता है। मुखौटा धारण करने के बाद वो केवल अभिनय नहीं कर रहा होता, बल्कि भगवान शिव के गढ़ के प्रतीक के रूप में वो सबके सामने आता है। इसलिए लोग उसके प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लखिया भूत का मुखौटा भी अत्यंत विशिष्ट होता है। ऊपर से उभरी हुई आंखें, लंबे दांत, रंग बिरंगा श्रृंगार, सिर पर सजा हुआ मुखौटा, गले में रुद्राक्ष, फूलों की मालाएं और कमर में बांधी हुई घंटियां
शायद यही कारण है कि हिल यात्रा में लखिया भूत को केवल सबसे बड़ा पात्र नहीं बल्कि पूरे लोक पर्व की आत्मा माना जाता है। और यही वजह है कि सदियों बाद भी लोग सबसे अधिक इंतजार इस लखिया भूत का ही करते हैं। माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा मध्यकालीन कुमाऊं और नेपाल के सांस्कृतिक संपर्कों के दौरान विकसित हुई थी और समय के साथ लखिया भूत भी इसका एक महत्वपूर्ण पात्र बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा लोक स्मृतियों के माध्यम से आगे बढ़ती रही। मुखौटा बनाने की कला के पीछे भी कुछ विशेष परिवार और कारीगर थे जिन्होंने इसको सदियों से सुरक्षित रखा। समय बदला, राजाओं के शासन भी समाप्त हुए और आधुनिकता गांव तक भी पहुंची, लेकिन लखिया भूत के प्रति लोगों की श्रद्धा आज भी पहले जैसी ही है। खैर, अब जानते हैं इस पूरे लोक पर्व की तैयारी आखिर होती कैसे है और इन विशाल मुखौटों को बनाते कैसे हैं और कौन इन्हें बनाता है। हिल यात्रा केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, इसकी तैयारियां कई हफ्तों पहले शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे भादो महीना नजदीक आने लगता है, पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। गांव के बुजुर्ग, कलाकार, कारीगर और युवा अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने लगते हैं। सभी पहले वर्षों पुराने पारंपरिक मुखौटे को बाहर निकालते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं, टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत की जाती है और नए मुखौटे भी बनाए जाते हैं। स्थानीय कारीगर लकड़ी, कागज, कपड़े और अन्य पारंपरिक सामग्रियों की सहायता से इन मुखौटों को नया रूप देते हैं ताकि उत्सव के दिन ये और भी ज्यादा आकर्षक लगे। इसी दौरान ढोल, दमों और नगाड़े बजाने वाले कलाकार भी अपने अभ्यास में जुड़ जाते हैं। हिल यात्रा में भाग लेने वाले कलाकार अपने अपने पात्रों की तैयारियां करना भी शुरू कर देते हैं। उधर पूरे गांव में लोग मिलकर उत्सव स्थान की साफ सफाई करने लगते हैं। देवी देवताओं की पूजा की तैयारियां होने लगती है। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग हर कोई किसी न किसी रूप में इस आयोजन का हिस्सा बनता है। और फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार पूरे वर्ष किया जाता है। हिल यात्रा में सुबह होते ही लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर उत्सव स्थान में पहुंचते हैं और चारों ओर ढोल, नगाड़े और दमों की आवाज गूंजने लगती है। पूरा वातावरण भक्ति, उल्लास और उत्साह से भर उठता है। सबसे पहले देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और हिल यात्रा के सफल आयोजन की कामना भी की जाती है। इसके बाद शुरू होता है लोक पर्व और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है मुखौटा नृत्य। सबसे पहले घड़िया चौकीदार उत्सव का शुभारंभ करता है और इसकी घोषणा भी करता है। इसके बाद एक एक करके बैल, हिरण, हलवाहा और अन्य लोक पात्र भी मैदान में आते हैं। अपने अभिनय, नृत्य और हाव भाव के जरिए वो खेती, पशुपालन, जंगल और ग्रामीण जीवन के अनेक दृश्यों को दर्शाते हैं। यही वो क्षण होता है जब कुमाऊं की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत मानो जीवित हो उठती है और लोगों के सामने उतर आती है। लेकिन बदलते समय के साथ आज एक सवाल हम सबके सामने है, क्या आने वाली पीढ़ियां भी हिल यात्रा को उसी स्वरूप में देख पाएंगी जैसे हमारे पूर्वज देखा करते थे? समय कभी एक जैसा नहीं रहता। हिल यात्रा इस बदलाव से अछूती नहीं रही है। एक समय था जब ये लोक पर्व केवल सोर घाटी के कुछ गांवों तक सीमित था। इसकी पहचान स्थानीय लोगों तक ही थी, लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में हिल यात्रा को देश दुनिया तक पहुंचाया गया है। हर साल हजारों लोग इस अनोखे लोक पर्व को देखने के लिए पिथौरागढ़ पहुंचते हैं। जो उत्सव कभी गांव के चौपाल तक सीमित था, आज वो उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है। लेकिन बढ़ती लोकप्रियता के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं। पहाड़ से लगातार हो रहा पलायन युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े शहरों में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। पहले लगभग हर परिवार इस उत्सव की तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लेता था, लेकिन अब गांव में पुराने कलाकार की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि आने वाली पीढ़ी तक ये कला, परंपरा और ज्ञान उसी स्वरूप में नहीं पहुंचा, तो हिल यात्रा के कुछ पारंपरिक स्वरूप समय के साथ लुप्त हो सकते हैं। लेकिन आज स्थानीय समुदाय, सांस्कृतिक संस्थाएं और उत्तराखंड की युवा पीढ़ी इस अमूल्य विरासत को बचाने में लगातार प्रयास कर रही है। स्कूलों, महाविद्यालयों और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिल यात्रा को नई पीढ़ी से जोड़ा जा रहा है। कई युवा इस लोक पर्व की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में साझा भी करते हैं, जिससे देश और दुनिया के लोगों को इस अनोखी परंपरा के बारे में पता चलता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हिल यात्रा केवल एक लोक पर्व नहीं है, ये उत्तराखंड की उस जीवित विरासत का नाम है जिसने सदियों से अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। आज जब आधुनिकता की तेज रफ्तार में है, तो कई लोक परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तब हिल यात्रा जैसी परंपराएं हमें अपनी संस्कृति को समझने और अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं।
अगर आप कभी हिल यात्रा में गए हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और घूघूती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।